हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स में नेटवर्क लेयर यानी मैं ओएसआई मॉडल की शुरू कर चुकी हूँ। ओएसआई मॉडल में जो मैंने पहले फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को कंप्लीट किया है, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ नेटवर्क लेयर के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। जो अगर हम सेंडर की साइड से देखें तो 5th नंबर की लेयर है, बट अगर हम रिसीवर की साइड से देखें तो वो 3rd नंबर की लेयर है। ठीक है। आपका जो नेटवर्क लेयर होता है उसका बेसिकली काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन पर डेटा को ट्रांसफ़र करना। सपोज़ ये एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर है, यहाँ आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है। इसके बीच में बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये आपका राउटर से कनेक्टेड है। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर जो आपका था वो क्या करता था, इस कंप्यूटर से डेटा को यहाँ तक ट्रांसफ़र करता था। लेकिन जो नेटवर्क लेयर है वो आपका क्या करेगा, डेट इस डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज़ यहाँ पर और जानने लायक है कि क्या आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत कब पड़ेगी। सपोज़ अगर आपके ये दोनों कंप्यूटर एक ही लिंक पर रखे गए हैं तो क्या आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका जवाब है नहीं। अगर ये दोनों जो आपके कंप्यूटर जहाँ पर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ये दोनों अगर एक ही लिंक पर या एक ही नेटवर्क पर रखे गए हैं तो आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क लेयर की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आपकी अटैच होती हैं, मल्टीपल लिंक्स होती हैं, और फिर आपको उसमें से पाथ चूज़ करना होता है कि किस लिंक के थ्रू, किस नेटवर्क के थ्रू आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो इन दैट केस आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत पड़ती है। पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क वेयर एज द डेटा लिंक layer oversees the delivery of the packet between the two systems on the same network. The network layer ensures that the each packet get from its point of origin to its final destination. If two systems are connected to the same link, there is actually no need of network layer. Very important line है कि अगर हमारे सेम लिंक पर कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स दोनों, आपको तो फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेटवर्क लेयर की। इफ़ टू सिस्टम आर अटैच टू अ डिफरेंट नेटवर्क विद द कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन द नेटवर्क, देन इज ऑफन नीड फॉर अ नेटवर्क लेयर टू अकम्प्लिश सोर्स टू डिलीवरी। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका एक ये ए कंप्यूटर है और एक आपका ये डी कंप्यूटर है, और आपको यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है। ये लिंक 1 है और ये लिंक 3 है। ये डिफरेंट नेटवर्क पर काम कर रहा है, ये डिफरेंट नेटवर्क पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये आपका जो कंप्यूटर ए है ये लैन के थ्रू स्विच से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर वैन से कनेक्टेड है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्विच 2 स्विच 3 है। तो इस तरीके से राउटर और स्विचेस यूज़ होते हैं आपके नेटवर्क लेयर में, और ये आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्शन को हम नेटवर्क लेयर में करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नेटवर्क लेयर की, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो भी नेटवर्क लेयर होता है बेसिकली ये इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट के थ्रू ही अगर आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। बेसिकली द इंटरनेट एट द नेटवर्क लेयर इज पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। इसके अलावा कौन कौन सी स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है और मैसेज स्विचिंग होती है। बेसिकली पैकेट स्विचिंग को ही यूज़ करते हैं हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। पैकेट स्विचिंग यूजेस आइदर द वर्चुअल सर्किट और अ डेटाग्राम अप्रोच। तो हमारा जो ये नेटवर्क लेयर है इसमें हम पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं, और पैकेट स्विचिंग हमारा डेटाग्राम अप्रोच को यूज़ कर रहा है। स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट यूजेस डेटाग्राम अप्रोच फॉर अ पैकेट स्विचिंग। कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन लेस। आपके दो तरीके की बेसिकली कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो हम यहाँ पर जो नेटवर्क लेयर पर जो भी आपका कनेक्शन होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका जो नेटवर्क लेयर होता है ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है। जैसे मैंने आपको डेटा लिंक पर बताया था कि हॉप टू हॉप डिलीवरी है या नोड टू नोड डिलीवरी है। आपका जो नेटवर्क लेयर है ये क्या कर रहा है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कर रहा होता है। जो आपका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है इसको हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी भी कहेंगे और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी कहेंगे। क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके से पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर वर्क्स ऑन होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, नोड टू नोड। तो आपको टिक करना होगा होस्ट टू होस्ट। तो बेसिकली आपको अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजना है तो आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। यानी एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ग्लोबल एड्रेसिंग के लिए हमें लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत होती है। लॉजिकल एड्रेस
तो लॉजिकल एड्रेस को आपको सेंड करने के लिए बेसिकली आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल्स इज सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स बनाए गए हैं नेटवर्क लेयर के लिए जिनको हमने नाम दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 एंड IPv6। IPv6 एडवांस वर्जन है। अगर IP एड्रेस की हम बात करते हैं तो आपका TCP IP प्रोटोकॉल जो आपका OSI लेयर अभी आपका खत्म होगा, उसके बाद मैं आपसे TCP IP प्रोटोकॉल के बारे में बात करूंगी। तो अगर हम यहाँ पर जान लेते हैं IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं ये आपकी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लॉजिकल एड्रेस को सेंड कर रहे हैं। लॉजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो वहाँ पर सेव होता है। यहाँ पर IPv4 और IPv6 में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। आपका IPv4 है वो आपका अनरिलायबल है, यानी उसमें आपको इंटीग्रिटी कम देखने को मिलेगी, डेटा आपका लॉस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन IPv6 है वो आपका एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी देता है, यानी वो आपका ज़्यादा सेफ होता है IPv6। एड्रेस साइज़ की बात करते हैं तो IPv4 में 32 बिट की एड्रेस साइज़ है, जबकि आपका IPv6 आपका 128 बिट लॉन्ग है। इसमें जो भी आपके डेटा भेजते हैं वो बाइनरी नोटेशन में भेजते हैं, यानी 128.24.23। आपने देखा होगा अगर आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो वहाँ पर IP एड्रेस इस तरीके से लिखा होता है 128.24.23.22। तो ये ABCD बेसिकली क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर आपको IPv4 में बाइनरी नोटेशंस में डेटा देखने को मिलेंगे, जबकि IPv6 में बाइनरी एंड हेक्सा कॉलम दोनों देखने को मिलते हैं। हेक्सा कॉलम का मतलब है जैसा आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ABC, यानी A को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से। अगर हम IPv4 की बात करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस क्राइसिस आती है, यानी अगर कोई लॉन्ग डेटा है तो सारे एड्रेसेस फुल हो चुके रहते हैं और राउटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। राउटिंग मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जबकि IPv6 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। IPv6 में एड्रेस आपके पास अनलिमिटेड है, आप किसी भी डेस्टिनेशन को कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एड्रेस स्पेस को ABCDE में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे आपका नेटेड एंड हॉस्टेड जो होता है वो आपका DNE में नहीं अप्लाई होता है। जबकि यहाँ पर हम स्पेशल कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ARP, RARP, ICMP, जो IPv6 में यूज़ होता है। अगर हमें IPv4 से IPv6 में ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए हमारे बेसिकली 3 मेथड होते हैं, डुअल स्टैक मेथड, टनलिंग मेथड, हेडर ट्रांसलेशन मेथड। अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो वो आपका बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको IPv6 में मिलता है। इसके अलावा जो एक काम होता है वो होता है आपका लॉजिकल एड्रेस का। लॉजिकल एड्रेसिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक सपोज आपको मैंने क्वार्टर नंबर दे दिया है NH1C67, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से फिजिकल एड्रेस है, या एक तरीके से कह सकते हैं B/23। तो B/23 आपका कोई भी एक ऐसा रैंडम फिजिकल एड्रेस है जो यूनिक नहीं है। आपकी सोसाइटी में B23 कुछ और होगा, किसी और सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर B23 नंबर कुछ और होगा। तो जो फिजिकल एड्रेस जो आपका डेटा लिंक के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है वो आपका क्या होता है कि यूनिक नहीं होता है। हमें प्रॉपर एक कंप्यूटर पे, यानी एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के कंप्यूटर पर पहुंचाने के लिए एक यूनिक पाथ चाहिए होता है, यानी इसके आगे आपकी सिटी का नाम और आपकी सोसाइटी का नाम लिखा होना चाहिए। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। द फिजिकल एड्रेस इम्प्लीमेंटेड बाय द डेटा लिंक लेयर हैंडल्स द एड्रेस प्रॉब्लम लोकली इफ अ पैकेट पासिस द नेटवर्क बाउंड्री, यानी एक पैकेट ने अगर नेटवर्क की बाउंड्री को क्रॉस किया है तो उसको एक अलग एड्रेसिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सोर्स और डेस्टिनेशन कहाँ है। इफ़ अ पैकेट passes the network boundary we need another addressing system to help distinguish the source and destination system. The network layer adds a header to the packet coming from the upper layer that among other thing include the logical address of the sender and receiver. यानी मैंने आपको इसके पहले जो डेटा लिंक लेयर बताया था वहाँ पर मैंने बताया था कि फिजिकल लेयर को ऐड करते हैं, जबकि नेटवर्क लेयर क्या है, इसमें आप लॉजिकल एड्रेस को हेडर में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राउटिंग। राउटिंग का बेसिकली मतलब है सपोज आपको इस कंप्यूटर A से इस कंप्यूटर B3 में आपको डेटा को पहुंचाना है, ठीक है। बट अब आप सोचिए कि आप ये एक डिफरेंट नेटवर्क पे काम कर रहा है और ये एक डिफरेंट नेटवर्क पे काम कर रहा है। इस A1 कंप्यूटर से डेटा जाता है तो सबसे पहले उस राउटर के पास जाएगा। ये राउटर डिसाइड करेगा कि हमें इधर पाथ भेजना है कि इधर पाथ भेजना है। और सपोज यहाँ से एक और आपका कनेक्शन है, यानी ये आपका R3 है, तो इस राउटर के पास ऑप्शन है कि वो R2 के थ्रू भी जा सकता है, वो R3 के
थ्रू भी जा सकता है। तो R1 को चूज़ करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ, यानी राउटिंग का काम होता है बेसिकली ऑप्टिमम लेंथ को लेना, यानी पाथ भी शॉर्टेस्ट हो, डेटा भी आपका सिक्योरली पहुंच जाए। तो बेसिकली राउटिंग में हम क्या करते हैं, एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाले किस नेटवर्क पर उसको डेटा को भेजना है। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। तो राउटर व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक्स आर कनेक्टेड टू क्रिएट इंटर नेटवर्क और अ लार्ज नेटवर्क, द कनेक्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड राउटर। राउटर बेसिकली आपका स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों हो सकती है। स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं तो हमें इसमें जो राउटिंग टेबल, हर एक राउटर के पास एक उसकी राउटिंग टेबल होती है। तो स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं तो हमें इसमें मैनुअली डेटा को ऐड करना होता है। सपोज एक नेटवर्क से कनेक्शन हट गया तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, फिर कोई एक अलग से एक नया नेटवर्क जुड़ गया या कोई एक और राउटर जुड़ गया तो आपको राउटिंग टेबल को अपडेट करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैनुअली होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। बट अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि राउटर खुद ही अपडेट करता है जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं। इसमें अब फर्दर आपके दो पार्ट होते हैं, इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन का मतलब है सपोज ये आपका दिल्ली में इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये आपका एक दिल्ली में एक ऑटोनोमस इंटरनेट कनेक्शन है। सपोज ये एक मुंबई में इंटरनेट कनेक्शन है, तो अगर हमें यहाँ पर राउटिंग करनी है तो हम इसे बोलेंगे इंट्रा राउटिंग। दो अलग अलग सिटीज़ के एक तरीके से नेटवर्क के बीच में राउटिंग करनी है तो हम उसे बोलेंगे इंटर डोमेन। तो जो इंट्रा डोमेन होता है इसमें बेसिकली दो मेथड होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड अ लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, और लिंक स्टेट राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इंटर डोमेन आता है। इंटर डोमेन में बेसिकली हम पाथ वेक्टर को फॉलो करते हैं, जिसे हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं, BGP है बेसिकली ये। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो नेटवर्क लेयर की, ये सारी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग आपका और राउटिंग, ये सारी बेसिकली आपकी जो भी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंजेशन कंट्रोल एंड अ क्वालिटी ऑफ सर्विस। कंजेशन कंट्रोल का बेसिकली मतलब है सपोज आप अगर हम एक राउटर पे बात करते हैं तो यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंजेशन हो जाता है, एक ट्रैफिक लग जाता है। तो इस कंजेशन को हटाने के लिए बेसिकली हम बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, लीकी बकेट एंड डिफरेंट टोकन मेथड्स यूज़ करते हैं। कंजेशन कंट्रोल को बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट लेयर में और अच्छे से पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर में इसका कम रोल है। उसके अलावा एक क्वालिटी ऑफ सर्विस भी होता है जो नेटवर्क लेयर का काम होता है, क्वालिटी को मेंटेन करना। क्वालिटी ऑफ सर्विस में बेसिकली क्या क्या आता है, रिलायबिलिटी, यानी डेटा रिलायबली सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचना चाहिए। इन केस अगर डिले हो रहा है तो डिले किस वजह से हो रहा है, जिटर, बैंडविथ। तो बेसिकली इन चारों के कॉम्बिनेशन को हम फ्लो कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज अ डेटा ट्रैफिक। In congestion control, we try to avoid traffic congestion. In quality of service, we try to create an appropriate environment for the traffic. अगर हम नेक्स्ट नेटवर्क लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो आपका होता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन को आप इस डायग्राम से इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आपने यहाँ से A3 कंप्यूटर से डेटा इस राउटर पर भेजा, ठीक है। अब इस और उस डेटा की साइज़ बहुत बड़ा है। इस राउटर की कैपेसिटी तो है कि इस डेटा को इसने स्टोर कर लिया है, बट जो हम नेक्स्ट राउटर की बात कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इतना लॉन्ग डेटा को ये स्टोर कर सके। तो जो ये राउटर होता है इस पूरे लॉन्ग डेटा को फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, और जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो डेटा को भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, जो आपका नेटवर्क लेयर के थ्रू होता है। द नेटवर्क लेयर डिवाइड्स द डेटाग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर इनटू अ फ्रेगमेंट्स सो दैट द डेटा फ्लो इज नॉट डिस्टर्ब्ड. It is done when the maximum size of a datagram is greater than the maximum size of a data that can be held a frame. प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी कहाँ प्रोवाइड की जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जी जान लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।